चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम आज सबसे पहले देखेंगे मैप को। मैप में देखने वाले हम मेडागास्कर आइलैंड के बारे में। ठीक है, अभी तक 3 इम्पोर्टेंट आइलैंड को हम देख चुके हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड से हम स्टार्ट किए थे, न्यू गिनी, बोर्नियो और चौथे नंबर पे आ जाता है मेडागास्कर आइलैंड। तो इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं कहाँ पर है। ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी वाला तट है, ईस्ट वाला जो तट है, इससे थोड़ी सी दूर में पड़ता है। ठीक है, और ये कौन से ओशियन में पड़ता है, तो ये आता है इंडियन ओशियन में। इंडिया से इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया से इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ और पूर्व की तरफ पड़ता है। और इस तरफ यदि आप जाओगे इस मेडागास्कर के पश्चिम की तरफ में, तो इसके सबसे किनारे वाला देश कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोजाम्बिक। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में यदि हम देखें ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया अफ्रीका का, ये है मोजाम्बिक चैनल, और ये हो गया अपना मेडागास्कर। मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका और किसको, मेडागास्कर को जोड़ने का काम करता है, और बाकी तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन है। और ये एक चीज़ है जो बताना भूल गया था, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो होकर के गुजरती है मेडागास्कर के किधर, साउथ वाले हिस्से से। कौन सा नेशनल पार्क है, इसालो नेशनल पार्क है। इसकी कैपिटल कहाँ पर है, ये पड़ती है लगभग इसके नॉर्थ वाले और सेंट्रल वाले हिस्से में, एंटाना नैरीवो। अब कुछ फैक्ट इसके हम देख लेते हैं, जैसे कि कौन से महाद्वीप में आता है, कॉन्टिनेंट पे, तो ये आता है साउथ अफ्रीका की एक आइलैंड कंट्री मानी जाती है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका मतलब यदि ये अफ्रीका हो गया, तो ये जो अफ्रीका का जो पूर्वी वाला किनारा है, इससे 400 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये 400 किलोमीटर यहाँ पर है मेडागास्कर आइलैंड, इंडियन ओशियन में ये पड़ता है। बताया जा रहा है विद द नियरेस्ट मेनलैंड अफ्रीकन कंट्री है मोजाम्बिक। ये हम देख चुके हैं मैप में, सबसे किनारे इसकी जो पड़ती है वो कौन सी कंट्री है, वो है मोजाम्बिक। लोकेशन इसकी बताई जाती है साउदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, बताया जाता है कि ये इसकी जो लोकेशन है पृथ्वी के, वो साउदर्न और ईस्टर्न। ठीक है, जो साउथ वाला जो हिस्सा है अपना गोलार्ध, और उसका जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, इस एरिया में ये मेडागास्कर पड़ता है। और आगे बताया जाता है दिस आइलैंड कंट्री ऑफ मॉरिशस रीयूनियन मतलब टेरिटरी ऑफ फ्रांस लाई टू द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। ये मेडागास्कर है, इसके यदि आप पूरब की तरफ जाओगे तो मॉरिशस और एक और पड़ता है रीयूनियन करके, टेरिटरी ऑफ, जो कि फ्रांस की टेरिटरी मानी जाती है। तो 2 कंट्री यहाँ पर ईस्ट में इसके पड़ती हैं। जैसे कि ये वाला मैप जो आप देख रहे हैं ना, इसमें क्लियर हो जाता है कि ये रीयूनियन है, सेंट डेनिस इसकी कैपिटल बताया जा रही है, और मॉरिशस जिसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, और मेडागास्कर की हम देख ही चुके हैं एंटाना नैरीवो। थोड़ा कठिन नाम रहता है। कुछ और बातें यहाँ पर बताई जाती है, जैसे कि अफ्रीका के ये किधर पे पड़ जाता है, ये ईस्ट अफ्रीका तरफ पड़ जाता है। ठीक है, इंडियन ओशियन पड़ता है। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। पहले नंबर पर क्या जाता है, ग्रीनलैंड आ जाता, जो कि डेनमार्क के अंतर्गत आता है। इसके एरिया के बारे में बताया गया है 5,92,800 वर्ग किलोमीटर का है। अब रिवर के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि मन्नानारा, मैंगोरो, सैम्बीरिनो, महाजाम्बा, रिवर के नाम बताए गए हैं। और ये जो पिक्चर में आप रेड टैग देख रहे हैं ना, ये यहाँ की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है आपके नॉर्थ और ईस्टर्न वाले हिस्से की तरफ। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो इसको अलग अलग जो हिस्सों में बांटा गया है ना, तो ये जो इसका ये वाला जो हिस्सा है, एरिया है,
इसमें पड़ती है, इसका नाम भी देख लेते हैं। लेक का नाम है अलाउत्रा। और यहाँ की सबसे लंबी जो रिवर है वो है बेत्सी बोका रिवर। ठीक है, ये इसकी एक कैपिटल है, स्टार से दर्शाया गया। यहाँ से होते हुए इस प्रकार से गुजरती है और नॉर्थ वाले हिस्से में अपने पानी को छोड़ती है। चलिए अब चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और देख लेते हैं पहली न्यूज़ को। तो पहली जो न्यूज़ आई है वो एक ऑर्डिनेंस को लेकर के है। ठीक है, ऑर्डिनेंस इस प्रकार का है कि वो ईडी और सीबीआई के जो चीफ रहते हैं, प्रमुख पोस्ट पर रहते हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाने की बात करता है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छा काम कर रहा है, ठीक, गवर्नमेंट के खिलाफ उसके निर्णय नहीं जा रहे हैं, तो सरकार तो यही चाहेगी ना कि वो लंबे समय तक बना रहे। तो इस ऑर्डिनेंस का अब मिस यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। वैसे भी जो सीबीआई और ईडी है ना, इनका यूज़ आरोप लगते रहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर के कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए या फिर लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इनका मिसयूज़ गवर्नमेंट करते रहती है, लोगों को डराने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट हो फिर वो चाहे। तो इसमें बताया जाता है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने संडे के दिन 2 ऑर्डिनेंस को लेकर के आए हैं जो कि अलाउ करेंगे केंद्र सरकार को एक्सटेंड कर सकती है टेन्योर को, किसका, डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई और ईडी की। ये दोनों के कार्यकाल को केंद्र सरकार के पास पावर मिल जाएगी कि वो इनके कार्यकाल को बढ़ा सके। कितना साल, 2 साल से लेकर के 5 साल तक बढ़ाने की इसमें बात की गई है। आगे इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था, यही सब इस प्रकार से ट्रांसफ़र को लेकर, कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि केवल रेयर केस में ही ऐसा हो सकता है कि आप उसके टेन्योर को बढ़ा सकते हो, वो भी छोटे छोटे पीरियड में। तो अभी भी यही है, 1-1 साल करके 3 साल और बढ़ा दिया गया, 2 साल से 5 साल कर दिया गया है। इसके बाद वाली जो अगली न्यूज़ है वो S-400 मिसाइल की डील से रिलेटेड है। इसमें बताया जाता है कि 2018 में इंडिया ने, ठीक है, एक डील साइन किया था रसिया के साथ में, जिसके तहत उसने कहा था, इंडिया की तरफ से कहा गया था कि हम रसिया से S-400 मिसाइल की डील करेंगे। इसके बारे में कुछ फैक्ट बताए गए हैं S-400 के बारे में। ठीक है, बताया जाता है कि ये इसे मोबाइल मतलब होता है गतिशील, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मतलब ये सरफेस है, यहाँ से आप एयर में टारगेट करते हो, जिसको ASAM कहते हैं शॉर्टकट में। इसको डिज़ाइन किया गया था रसिया के द्वारा। बताया जा रहा है इट इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज SAM, MLR शॉर्टकट में बोलते हैं, मतलब कि मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज वाली ये मिसाइल है। इसके अलावा यदि हम इसके टारगेट की बात करें ना, तो इसमें एयरक्राफ्ट को टारगेट किया जा सकता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, UAV जिसको बोलते हैं, और बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल, सबको आप इसके द्वारा नष्ट कर सकते हो। इसकी रेंज बताई जा रही है 400 किलोमीटर तक की और हाइट है 30 किलोमीटर तक की। तो इसी की डिलीवरी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ न्यूज़ आई है। बताया गया है कि डिलीवरीज ऑफ S-400 सिस्टम्स हैव बिगन, ऐसा रसिया के अधिकारियों का कहना है। तो जो डील है वो चालू हो गई है रसिया की तरफ से, ऐसा कहा गया है। पहला जो डिवीज़न है वो डिलीवर किया जाएगा 2021 ख़त्म होते होते तक। तो देखो, एक तरफ तो यूएस से सैंक्शन की संभावना है, यूएस की तरफ से सैंक्शन लगाए जाने का डर रहता है, और इसी के बीच में इस प्रकार की घोषणा आना, तो देखते हैं अब यूएस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। इसके बाद चलते हैं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई, उसको देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। इसका कहना है कि अभी जो देशों के द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि हम जो है ग्रीन हाउस गैस को कट कर देंगे, इसके एमिशन को 2030 तक का टारगेट रखा गया है, उसमें हम कटौती करेंगे। तो
तो इसमें बताया जा रहा है इसके बाद भी जो है अर्थ का जो हीटिंग टेम्परेचर है ना वो 2.5 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। 2100 यहाँ पर बताया जा रहा है सन तक। कंपेयर करोगे आप प्री इंडस्ट्रियल लेवल के एरिया से, मतलब पहले जितना टेम्परेचर था उससे कितनी की वृद्धि देखने को मिलेगी, 2.5 लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। और भी कई सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है रियल वर्ल्ड एक्शन बेस्ड ऑन करेंट पॉलिसीज़। करेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर आधारित यदि आप देखोगे उस पॉलिसी और एक्शन के हिसाब से तो कितना डिग्री बढ़ जाएगा, 2.7 डिग्री। 2030 का टारगेट के लिए बोला जा रहा है फुल यदि इम्प्लीमेंटेशन आप करते हो तो भी 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2.4 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड किस कंडीशन में पड़ेगा, जो घोषणाएं और टारगेट किए गए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सबमिटेड एंड बाइंडिंग लॉन्ग टर्म टारगेट दोनों शामिल है और 2030 का टारगेट भी इसमें शामिल है। तो कितना, 2.1 डिग्री। 1.8 डिग्री कब होगा, बेस्ट केस सिनारियो एंड एज्यूम फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल अनाउंसेस टारगेट इंक्लूडिंग नेट जीरो टारगेट। ठीक है, सब कुछ मिला दो और उसमें नेट जीरो को भी प्लस कर दो, जैसे कि एनडीसी की घोषणा है और जो लॉन्ग टर्म वाली जैसे कोई 2070 के लिए किया है, और भी सब कुछ मिला दोगे तब जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो 1.8 डिग्री रहने वाला है। आगे इंडिया की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि जो विकसित देश है उन्होंने कोयले का बढ़िया यूज़ करा और आज वो इतने ज़्यादा अमीर बन गए हैं। तो जो गरीब देश है उनका भी हक बनता है कि वो कोयले का यूज़ करें और पैसा कमाएं, ऐसा कुछ इसमें बताया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। यहाँ पर बताया गया है कि केसर हिंद जो है अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई घोषित की गई है। स्टेट कैबिनेट जिसको हेड किया था चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने सैटरडे के दिन इन्होंने अप्रूव कर दिया है लार्ज ब्राइटली कलर्ड केसर हिंद को स्टेट की बटरफ्लाई के रूप में। द कैबिनेट मीटिंग वाज फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड आउटसाइड द स्टेट कैपिटल ईटानगर एट एन अनयूजुअल लोकेशन पक्के टाइगर रिजर्व। तो इसकी जो बैठक है कहाँ पर हुई थी, पक्के टाइगर रिजर्व में हुई थी। इसके अलावा जो कैबिनेट है उसने अडॉप्ट किया है पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन किस पर, क्लाइमेट चेंज रेजिलेंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश, जिसका एम है लोअरिंग इमिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तितली के बारे में बताया जाता है केसर ई हिंद। ठीक है, इसका मतलब होता है एम्परर ऑफ इंडिया। ये जो बटरफ्लाई है ना, इसके पंखों का जो फैलाव है 90 से लेकर के 120 mm तक है, जो कि पाई जाती है 6 स्टेट में एलोंग ईस्टर्न हिमालयास एट एलिवेशन फ्रॉम 6000 से 10,000 की फीट में इन वेल वुडेड टेरेन, जहाँ पर ज़्यादा लकड़ियाँ रहती हैं। इसके अलावा इसकी और भी लोकेशन को यदि हम देखें ना तो ये पाई जाती है नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, साउथ चाइना में। ठीक है, इसकी लोकेशन भी यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया जाता है कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जनवरी 2020 में एक्सेप्ट किया था प्रपोजल को। ये प्रपोजल किसने दिया था, कोज रिनिया। ये कौन है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं हापोली फॉरेस्ट डिवीज़न के। कहाँ पर, इन द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने टू एक्सेप्ट द केसर हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई, इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था। इसके बाद जो प्रपोज़ल है ना, इसको बनाया गया, प्रपोज़ल का निर्माण किया गया कौन सा व्यू लेकर के, बूस्टिंग बटरफ्लाई टूरिज्म, ताकि इससे हमारे स्टेट में बटरफ्लाई का जो टूरिज्म है उसको हम बढ़ा सकें। इसके अलावा सेव कर सकें स्पीसीज़ फ्रॉम एक्सटिंक्शन इन द स्टेट। अपने स्टेट से इस प्रकार की जो बटरफ्लाई है इनको हम एक्सटिंक्ट होने से रोक सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर द हापोली फॉरेस्ट डिवीज़न आर पॉपुलर विद बटरफ्लाई इंटरेस्ट। तो ये जो
प्रोटेक्टेड एरिया है ये बटरफ्लाई के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है एथॉस्टिस, मतलब उत्साही। Although केसर-ए-हिंद is protected under Schedule 2 of Wildlife Protection Act 1972, it is hunted for supply to butterfly collector। तो इसका शिकार किया जाता है बटरफ्लाई को कलेक्ट करने वाले लोगों के द्वारा। आगे बताया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में मिलती है। यदि हमने इसको सेव नहीं किए तो बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसलिए इसको स्टेट की बटरफ्लाई का टैग दिया गया है। और भी आगे बताया जाता है कि द फर्स्ट डेड स्पेसिमेन ऑफ केसर-ए-हिंद, ठीक है, यहाँ पर डेड लिखाना है, ठीक है। मृत स्पेसिमेन एक पीस है केसर-ए-हिंद की, रिकॉर्ड की गई थी सिक्किम में, किसके द्वारा, ऊषा लाचुकबा, ठीक है, जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं स्टेट के। कब, 2012 में। फिर क्या हुआ, 2012 के बाद में इसको कैप्चर किया गया था लाइव, किस पे, कैमरा में, कुछ पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ड्यूरिंग ए बटरफ्लाई वाचिंग मीट इन अरुणाचल प्रदेश टाले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2014 में। और कुछ समय पहले भी ये न्यूज़ था, यहाँ पर एक सांप की प्रजाति पाई गई थी, ठीक है। इसका नाम बताया गया है यहाँ पर, ये था नॉन वेनमस, और ये बरोइंग स्नैक, मतलब ये मिट्टी खोदने वाला स्नैक है, ट्रेचियम एप्टाई। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि हम देखें ना, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक प्रकार से प्रोटेक्टेड एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एरिया इसका बताया गया 337 वर्ग किलोमीटर का। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। इट इज़ आल्सो नोन एज टाले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसकी हाइट बताई गई है, कितनी ऊंचाई पर ये है, और फिर बताया जाता है कितने प्रकार की बर्ड स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, और भी बहुत सारी पौधों की प्रजातियाँ, पशुओं की प्रजातियों के बारे में बताया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। एक व्यक्ति हैं चेन्नई के, जिनका एक्सीडेंट में एक पैर चला जाता है। तो जब कंपनसेशन की बात आती है तो मान के चलो उनको 80 लाख रुपया मिलना था, 80 की जगह उनको 60 लाख रुपया चेन्नई हाई कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, और ये कहा गया है कि आपकी जो कमाई की कैपेसिटी है ना वो कम हो गई है, इसलिए हमने जो आपका कंपनसेशन है उसको कम कर दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई है कि इस प्रकार से जो लोग विकलांग हो जाते हैं, उनके अंग काम नहीं करते हैं, या फिर किसी अंग को काटना पड़ जाता है, तो उनको अलग से कैटेगरी बनाया जाए और उनको कंपनसेशन दिया जाए सरकार के द्वारा। ऐसी याचिका दायर की गई है, तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है।